टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम दोनों मिलकर के आपको टैक्स बचाने कई सारे टिप्स बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। आप में से कई लोग आखिर वक्त तक कोशिश किए हुए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, लेकिन किसी वजह से अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, फिर आपके पास क्या रास्ता है, शो में ये बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, ईमेल आता है, तो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, और इस ईमेल और मैसेज में लाल और ग्रीन कलर का क्या मैसेज है, ये भी आपको बताएंगे। और एक चीज़ और, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पत्नी को अगर सैलरी देते हैं तो सैलरी के एवज में क्या आपको इनकम टैक्स में राहत मिलेगी क्या? इन सारे सवालों का जवाब देंगे अपने इस खास शो में। लेकिन शुरुआत में करूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। अधिकांश लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है, अच्छे खासे आंकड़े भी यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए होंगे, या फिर फाइल करने के बाद अचानक से याद आया होगा कि अरे ये तो गलती हो गई, हम तो ऐसा नहीं दिखा पाए, यहाँ नहीं क्लेम कर पाए, कुछ गलत जानकारी दे दी। तो अब आपके पास रास्ता क्या है? तो दोनों ही सवालों का जवाब गौरी से लेंगे। गौरी, सबसे ज़्यादा तो लोग वो होते हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाए। हो सकता है कुछ वजह रही हो, सिस्टम हैंग कर गया हो, या फिर अपनी व्यस्तता रही हो। तो जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, डेडलाइन मिस कर दी है, तो उनके लिए क्या रास्ता बचता है? लक्ष्मण, जिन लोगों ने लास्ट डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की है, उनके लिए एक विकल्प है कि वो 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। अपनी ये रिटर्न जैसे नॉर्मली रिटर्न भरते हैं वैसे ही भरेंगे। इसमें लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप क्योंकि इसको बिलेटेड भर रहे हैं, आपको एक पेनल्टी लेट फ़ी देनी होगी 5,000 रुपये की, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की आपको लेट फ़ी देनी होगी। इसी के साथ साथ अगर आपका टैक्स पेबल बनता था और उसमें आपका इंटरेस्ट लगता है, 3 सेक्शन होते हैं इंटरेस्ट के, एक 234B, एक 234C, जिसका इंटरेस्ट तो आपका वैसे भी लग रहा था अगर आपका टैक्स पेबल था, और रिटर्न टाइम से ना फाइल करने की वजह से 234A का भी इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपका टैक्स पेबल कितना है, क्योंकि ये उसके ऊपर लगता है। तो आपको ये इंटरेस्ट भी देना होगा, साथ में लेट फी भी देनी होगी। और सबसे बड़े जो 2 नुकसान हैं वो ये हैं कि अगर आप इसको मैं क्लैरिटी दे दूं दर्शकों को कि जी लेट फी देनी होगी। लेट फी अभी से लेके दिसंबर तक कभी भी आप करेंगे तो लेट फी एक ही लगेगी। एक ही लगेगी। अब 5,000 या एक ही लगती है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट जो है, जितना डिले करेंगे इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर मंथ बेसिस पे लगता है। आपने एक भी दिन जिस महीने का आपने शुरू कर दिया, जैसे आपने 1 नवंबर में अगर फाइल की है तो नवंबर का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज आप क्या कहते हैं, कुछ नुकसान 2 नुकसान है जो बड़े नुकसान है। पहला ये कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जो न्यू और ओल्ड रिजीम में आप हर साल स्विच कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉन बिजनेस वाले हैं उनको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही चूज करनी होगी। हालांकि ज़्यादातर लोग अब न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आपके कोई लॉसेस हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे कि पिछले साल आपका कैपिटल गेन लॉस था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या आपने कोई एसेट ऐसा बेचा जिसमें आपको लॉस हुआ, या बिजनेस में लॉस हुआ, तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक। वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है। तो जिन लोगों के लॉसेस होते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनके लिए समय पे रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लोग हैं वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मतलब ये बिलेटेड रिटर्न फाइल भी करेंगे तो ये जो 2 नुकसान आपने बताया उसकी भरपाई आपकी नहीं हो पाएगी। वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता आपके पास है नहीं। लेकिन एक चीज़ और है गौरी, कि रिटर्न फाइल करने के बाद कई बार लोगों को मैसेज आते हैं तो लोग बड़ा डर जाते हैं। तो उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे चलकर शो में, लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स आ गए, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं, विवेक गरुड़ साहब हैं पुणे से। विवेक साहब नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। और गौरी मैडम भी नमस्कार। मेरा सवाल 54F सेक्शन है, जो कि इक्विटी रिडीम करने के बाद उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उसको मिलता है, हाँ? तो डेट फंड के लिए भी एप्लीकेबल है क्या?
बिल्कुल, देखिए 54F कैपिटल गेन के लिए बेसिकली 54F ये कहता है कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है लैंड और बिल्डिंग के अलावा, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग के लिए अलग सेक्शन है 54, तो लैंड और बिल्डिंग के अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप माने तो आपको 54F का फायदा मिल सकता है। और ये कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है रेजिडेंशियल हाउस के अलावा। तो आपने लॉन्ग टर्म इक्विटी बेची है, लॉन्ग टर्म डेट बेचा है, या जो भी एसेट आपने लॉन्ग टर्म बेचा है उसका बेनिफिट आप 54F में अवेल कर सकते हैं। लेकिन 54F की कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय पे आपके नाम पे एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। ये जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अपनी जो भी आपने सेल की है उस एसेट से, उसको आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना होगा रेजिडेंशियल हाउस में। और अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उसका मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको उसको होल्ड करना होता है प्रॉपर्टी को। और अगर आप समय से नहीं इन्वेस्ट करते, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप परचेज नहीं करते, या 3 साल में कंस्ट्रक्ट नहीं करते, या 1 साल पहले आपने परचेज नहीं किया है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसे को जमा करना होता है। और जब आपको ज़रूरत हो और आप एक्चुअली अपने घर में निवेश करें तब आप उससे रिडीम कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेट में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आप 54F का फायदा ले पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं विवेक जी कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। इस बीच एक सवाल सिलवासा से आया है मनोज जी का। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन आपकी। गौरी जी हैं। माय क्वेरी इज रिगार्डिंग LTCG रिसीव्ड फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड फॉर ईयर 2015। आप हिंदी में बोलेंगे तो बाकी दर्शकों को भी फायदा होगा मनोज साहब। हाँ, मुझे 2015 में LTCG का कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, जो 10% TDS कट करके मिला मुझे। ठीक है। मैंने ITR 2 का भी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में ITR 2 CA से मैंने फाइल करवाया। लेकिन मुझे सेम लैंड के ऊपर मुझे ये साल में भी एक एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला है। और ये इसमें अभी मेरा TDS कुछ भी कटा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी ये पता चला कि ये जो TDS कटा है वो भी रिफंडेबल है, और जो अमाउंट मुझे मिला था कॉम्पनसेशन वो नॉन टैक्सेबल है। तो अभी इस समय मुझे ये TDS रिफंड करने का कुछ है, रिफंड हो सकता है क्या? आप जैसे कह रहे हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन आपको मिली थी ये नॉन टैक्सेबल है, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं नॉन टैक्सेबल? मुझे वो सरकारी दफ्तर से ही पता चला कि नॉन टैक्सेबल है करके, कि कंपलसरी लैंड एक्विजिशन है इसके लिए। देखिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसकी सेल पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसको चाहे सरकार कंपल्सरीली एक्विजिशन करे तो जो भी आपको उसमें कंपनसेशन मिलती है, और जैसे इस साल आपको एनहांस्ड कंपनसेशन भी मिली है, वो उस साल में टैक्सेबल होती है। तो जो आप TDS रिफंड की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका जितना टैक्स बनेगा वो TDS से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका टैक्स TDS जितना कटा है उससे ज़्यादा है तो आपको बैलेंस पे करना होगा। अगर आपका जो टैक्स बना है वो TDS जितना कटा है उससे कम है तो रिफंड आ जाएगा। और मान के चलते हैं कि आपकी ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल ही नहीं है तो कुछ सारा का सारा जो TDS है वो रिफंड आ जाता है। लेकिन ये सारा जो कैलकुलेशन मैंने बताई ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल गेन की का अमाउंट क्या था, और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपने लैंड कितने का खरीदा, कौन से साल में खरीदा, उस समय इंडेक्सेशन भी आपने ज़रूर ली होगी। हालांकि रेजिडेंट्स के लिए तो अभी भी वो ऑप्शन अवेलेबल है, और आपको एनहांस कंपनसेशन मिली, आप इस साल अपनी रिटर्न भरेंगे। हो सकता है कि आप जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें तो आपका जो कैपिटल गेन है वो इतना आ रहा हो कि आपका ज़्यादा टैक्स ना बनता हो, तो आपको उस टाइम पे रिफंड लेना चाहिए था। अब हम बात कर रहे हैं 2015-16 की। रिटर्न शायद गलत गई है जितना मैं समझ पाई हूँ। अगर आपके हिसाब से टैक्स नहीं बनता था और आपने टैक्स दिया है, TDS का रिफंड भी नहीं लिया, तो अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो आपको जिस साल की ये ट्रांजैक्शन होती है उसी साल में रिपोर्ट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं टाइमलाइन तक जो आपको दी जाती है।
उसके बाद एक मैक्सिमम जो आपके पास विकल्प था वो था सेक्शन 119 का एक कॉन्डोनेशन होता है जो डिपार्टमेंट के पास हम फाइल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी 6 साल का समय होता है। आपके केस में वो भी समय निकल चुका है और वो एक्सट्रीम केसेस में सरकार अलाउ करती है। अनफॉर्चुनेटली उस साल का अब रिफंड आप नहीं ले पाएंगे। इस साल की जो रिटर्न है आप उसको अगर ठीक से भरेंगे तो हो सकता है इस साल आपका टैक्स थोड़ा सा बच जाए। तो मनोज जी, आप पिछला वाला रिफंड यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, लेकिन इतने साल तक आपने रिफंड क्लेम नहीं किया, कुछ खास वजह? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था और सीए ने भी जो कॉम्पनसेशन था वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में बताया, इसके लिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यही इशू हुआ है, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने दिखाया है उसमें आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। मान के चलिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 लाख रुपए की और कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है 50 लाख रुपए में, तो आपको वो 5 लाख का इंडेक्स्ड वैल्यू 50 लाख में से माइनस करके गेन देना था और आपने 50 लाख पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा दिया। यही फर्क आया है इस वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इट्स टू लेट। अब नहीं सकते। अब ये टैक्स गुरु से पहले कांटेक्ट किए हो तो शायद हम लोग रास्ता बता दिए होता। खैर, अब आगे से ध्यान रखिएगा, कई बार आदमी सीखता है ऐसे ही चीज़ों को देख करके जो अनुभव होता है तो, लेकिन इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। और इस बीच चलते हैं फरीदाबाद, जहां से AK मधुकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुकर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। कैपिटल गेन रिगार्डिंग ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो 12 लाख का कैप दिया है कि नो टैक्स रहेगा। तो अगर कैपिटल गेन उस पर होता है कैपिटल गेन, तो क्या वो 12 लाख के कैप के अंदर आएगा? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। गौरी, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो सबको कन्फ्यूजन रहती है और ये काफ़ी समय से चलती आ रही है, कई सालों से चलती आ रही है, कि जो पहले 7 लाख का बोलते थे 7 लाख तक टैक्स नहीं है, 12 लाख तक नहीं है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख के नीचे है तो कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स बनेगा, सरकार माफ़ कर देगी। उसके ऊपर जाएंगे तो आपका स्लैब 4 लाख से शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक बात है आपकी जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम की, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से आपको होता है या प्रॉपर्टी से होता है, जिनकी कैलकुलेशन एक स्पेशल रेट पे होती है, स्लैब पे नहीं जाती, उसमें आपको ये रिबेट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी बड़ी क्लियरली कहा था। तो अगर आपकी जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो अगर 12 लाख से कम भी है तो भी आपको स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स देना होगा। इसमें सिर्फ एक फ़ायदा आपको हो सकता है कि अगर हम माने कि आपकी कोई भी और इनकम नहीं है तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जैसे कि 4 लाख तक की अभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और आपकी मान के चलिए कोई भी और इनकम नहीं है, तो 4 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर सारा आपको टैक्स देना होगा। तो आप ये अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम की आप बात करते हैं तो ये जो 12 लाख की फिगर है इसको भूल जाइए, ये आपके लिए मायने नहीं रखती है। नहीं, मतलब थोड़ा सा और बाकी दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि किसी की आमदनी 8 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम और किसी के पास 5 लाख रुपए का 8 लाख के अलावा 5 लाख का कैपिटल गेंस हुआ है, तो वो 12 लाख में नहीं इंक्लूड होगा। नहीं, तो जो पहले 8 लाख की इनकम है, नॉर्मल इनकम है, मान के चलिए FD का इंटरेस्ट आ रहा है या सैलरी आ रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन उस 5 लाख पे लगेगा। 5 लाख के ऊपर अलग से लगेगा 12.5%, 15%, 20%, जो भी आपका। 12 लाख में बड़ा झोल है वो तो, बहुत ज़्यादा झोल है। तो ऐसे 12 लाख सुन के सिर्फ उस पर मत जाइएगा, उसकी बारीकियों को जरूर समझिएगा। लेकिन मधुकर जी, और कोई सवाल? हमारा सैलरी इनकम अगर 12 लाख के अंडर में है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, लेकिन हम कैपिटल गेन में स्पेशल रेट से जो दे रहे हैं, क्या वो 12 लाख के अंदर में इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं, वो 12 लाख अलग कंसिडर होगा, अलग देखेंगे। जो आपकी सैलरी है 12 लाख के कम के नीचे है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जितना भी आपका कैपिटल गेन है उसको अलग से कैलकुलेट करिए, 12.5%, 15-20% जिस पे भी वो आता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। चलिए, तो बहुत साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्यों मधुकर जी, और कोई सवाल इसके अलावा? हाँ हेलो। हाँ, इसके अलावा और कोई सवाल? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड ETF जो हम लोगों ने खरीदा, तो जब हमने डीमैट प्रोवाइडर से हमने डिटेल लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग दिया, लेकिन जो गोल्ड ETF का उसका थर्ड कॉलम से अलग दिया। तो हमारा पॉइंट ये है कि जो गोल्ड ETF से शॉर्ट टर्म है वो टोटल इनकम में आएगा
या नहीं। लॉन्ग टर्म है तो वो 12.5% से कंसिडर होगा, ये पॉइंट है। बिल्कुल। तो जैसे आपने ETFs की बात की, ETFs जो आपके इक्विटी ETFs हैं वो आपका 12 महीने का होल्डिंग पीरियड देखेंगे, 12 महीने के ऊपर जाएंगे लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12 महीने के नीचे शॉर्ट टर्म हो जाएगा। जो आपने लॉन्ग टर्म करेंगे तो 12.5% का आपको उस पर टैक्स देना होगा। गोल्ड ETF जो है, क्योंकि वो इक्विटी नहीं है, वो एक तरह से डेट माना जाता है, तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड आप 2 साल का देखेंगे। अभी आपने देखा होगा पीछे जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हटा दिया गया है, तो उस केस में आपका जितना भी गेन होता है अगर वो शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट पे जाएगा, यानी कि अगर आप 30% स्लैब पे फॉल करते हैं तो 30% टैक्स देना होगा, या आप जिस भी स्लैब में फॉल करते हैं उतना टैक्स आपको देना होगा। और जो लॉन्ग टर्म ETFs है आपके गोल्ड वाले, तो उसके ऊपर आपको 12.5% देना होगा और उसके अंदर आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, उम्मीद करता हूं मधुकर जी कि आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अब फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई मैसेज आया है या फिर ईमेल आया है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिर क्यों, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले एक उलझन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। पहली बात तो रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यूजुअली एक मैसेज आ जाता है, कोई ईमेल आ जाता है, तो करना क्या चाहिए? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जैसे कोई मैसेज आया तो लोगों को वैसे ही हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। देखिए लक्ष्मण, इसमें जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे सबसे पहले तो रिटर्न फाइलिंग का मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई। आप वेरीफाई करेंगे तो आ जाएगा वेरीफाई हो गई। और क्योंकि अब प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो रही है CPC के द्वारा, तो जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी आपके पास एक इंटीमेशन आएगी 143(1) की। ये इंटीमेशन सबको आती है। यूजुअली जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी ईमेल आती है और उसमें कोई अटैचमेंट होती है और कुछ बहुत सारा उसमें डिटेल्स दी जाती हैं, तो लोग डर जाते हैं कि ये हमें डिपार्टमेंट की ओर से क्या आ गया। बट इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको आती है। जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी आपके पास ये इंटीमेशन आएगी। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि आपने अपना रिफ़ंड फाइल किया था और आपका रिफ़ंड डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया, तो आपके पास इंटीमेशन आएगी और कि ये कैलकुलेशन है और हमने आपका रिफ़ंड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और प्रोसेस कर दिया। या दूसरा होगा कि कोई रिफ़ंड नहीं था, कोई टैक्स पेबल ड्यू नहीं है और हमने आपकी रिटर्न एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली है। तीसरा केस हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई टैक्स देना बाकी है और उसके लिए आपके पास इंटीमेशन आई है कि ये टैक्स हम डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा डिपार्टमेंट को लगता है कि ये ड्यू है, आप इसको पे कर दीजिए। इसी में जैसे आपने शुरू में मेंशन किया लक्ष्मण की, जब रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाएगी और उसमें कोई रिफंड ड्यू नहीं होगा और एज इट इज एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उस केस में ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा और बड़ा बड़ा लिखा होगा योर रिफंड इज ड्यू, ताकि जो SSC है वो एकदम से ये ग्रीन में होगा। रेड में तब होगा जब आपकी तरफ से टैक्स ड्यू है, वो खतरे की घंटी है लाल कलर की, लाल कलर है। ग्रीन में तो क्या कहते हैं? ग्रीन का मतलब है कि आपका रिफंड बनता था, वो रिफंड आपको दे दिया जाएगा, या आपका कोई रिफंड नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस केस में यूजुअली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये इंटीमेशन दी जाती है, एक ही अटैचमेंट में ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश, ताकि हर कोई इसको पढ़ सके और कलर के वजह से आपको इमिजिएटली जो देख के डर लगता है वो भी ना लगे। और बाकी हम ये बताना चाहते हैं कि आप इंटीमेशन देख के ना डरें, क्योंकि ये सबको ही आती है और आपको ज़रूर आएगी। हालांकि आपने अच्छा क्या बता दिया कि मतलब वो ग्रीन, ब्लू और रेड का मतलब, रेड है तब आप ग्रीन और रेड है तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, तब भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटा मोटा मिसमैच होगा। अच्छा, मैं आप बोल रही थी तो मैं अपना चेक कर रहा था, तो मेरे पास ब्लू कलर का बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें इनकम टैक्स, ये आपकी इंटीमेशन है। इंटीमेशन है, इसमें मैंने पहले देख लिया था, आप बिल्कुल मुझे डराए ना आप, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये आपका जो है इंटीमेशन है। इसने लिखा है बिल्कुल ऊपर से नो रिफंड नो टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न AY 2526 पैन
हैज बीन प्रोसेस्ड एट CPC इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143। नो रिफंड नो ड्यू का केस। नो रिफंड नो ड्यू, मतलब अब आय को नाता रिश्ता नहीं रखना। बिल्कुल, आपने ठीक ठाक अपनी रिटर्न भर दिया तो ठीक है। अगर रेड आया तब जाके कुछ पैसों से बनते हैं दे दीजिएगा, तो पहले बाद में नोटिस वोटिस ना। एक चीज़ और है कि कई लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन अब पता चला उनको कि मैंने कुछ गलती कर दी, तो क्या कर सकते, उनके पास क्या रास्ता है? ये अक्सर होता है कि हम इसको रिवाइज रिटर्न कहते हैं। बिल्कुल, रिवाइज रिटर्न कहते हैं। जल्दबाजी में हम रिटर्न भर देते हैं और आखिरी के दिनों में भरते हैं, जो हम हमेशा कहते हैं अवॉइड करें आखिरी के दिनों में भरना, और गलती होने का चांस होता है उसमें। तो आपके पास रिवाइज रिटर्न भरने का मौका है 31 दिसंबर तक। आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और इसको आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी रिटर्न रिवाइज करेंगे और आप अपनी इनकम या तो घटा रहे हैं, रिफंड बढ़ा रहे हैं, या ऐसा कुछ चेंजेस आप कर रहे हैं, या बड़ा रिफंड का केस बन रहा है, तो हो सकता है कि नोटिस आ जाए आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो आपको ज़रूर नोटिस आएगा, बट चांस थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप टाइम से भरें और रिवाइज करने का जो स्कोप है उसको ना छोड़ें। और अगर गलती हो जाती है तो डेफिनेटली आपके लिए ये प्रोविजन बना है, आप उसको रिवाइज करिए और अपनी रिटर्न ठीक भरिए। और साथ में भी बता दीजिए कि अगर रिवाइज रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर, वो भी 31 दिसंबर, और रिवाइज रिटर्न में अगर आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आप रिवाइज रिटर्न में टैक्स की देनदारी बढ़ा रहे हैं, रिफंड बढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर आपका टैक्स बढ़ जाता है तो वो जो हमने इंटरेस्ट की बात की थी वो होगी, लेकिन वो लेट फी नहीं लगेगी जो 5,000। लेकिन टैक्स पे देनदारी बनती है तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेट फी से बच जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि अंतिम समय में जैसे भी रिटर्न फाइल कर दो, बाद में ठीक ठाक करके देखते रहना। एक फटाफट कॉलर ले लेते हैं। मुंबई से जयंती लाल जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जयंती लाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है आपकी? गौरी सर, पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहूंगा आपकी चैनल को, पूरी टीम को, जो आप हमारे प्रश्न को सुलझाते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। अभी मेरा प्रश्न है कि मैं शेयर ब्रोकिंग का काम करता हूँ, सब ब्रोकर हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, और मेरे वाइफ है जो पूरा बैक ऑफिस का काम संभालते हैं। तो क्या मैं मेरी वाइफ को सैलरी दे सकता हूँ, फिक्स सैलरी? पता नहीं वो अभी तक वाइफ ने सैलरी आपसे मांगा क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सैलरी देना चाहिए और सैलरी बढ़ा के देना चाहिए भाई साहब, वैसे कैसे काम चलेगा? अब सैलरी तो दीजिए। सेक्शन तो क्लबिंग का जो है प्रोविजन इनकम टैक्स में, नहीं वो सब हम लोग देख लेंगे, आप चिंता मत करिए, वो सब हम लोग देख लेंगे। आप सैलरी तो दीजिए पहला काम। क्या क्लबिंग का प्रोविजन क्या करें, क्या मामला है? क्लबिंग तो इसमें अप्लाई होगा नहीं, क्लबिंग गिफ्ट के केस में अप्लाई होता है, यानी कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया तो क्लबिंग का प्रोविजन आता है। लेकिन यहाँ तो सैलरी देंगे। बस इसमें एक कैच होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं और आप अपने परिवार वालों को सैलरी देते हैं, तो क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप बिजनेस में वही एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है। तो वाइफ के केस में या बच्चों के केस में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के लिए सैलरी दी जा रही है उनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस उस चीज़ के रिलेशन में हो। अगर वो बैक एंड ऑफिस संभाल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप बस ये मेक श्योर करें कि वो जेन्युइनली वो काम कर रही हो, ताकि अगर कल को नोटिस आए तो आप एक्सप्लेन कर सकें कि वो जेन्युइनली ये काम कर रही थी और उनको अपने स्किल, एक्सपर्टीज और टाइम के लिए ये सैलरी दी गई। अच्छा, जो सैलरी देते हैं उस पर रिबेट क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, वो खर्चा बुक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि बिजनेस करने के लिए आप जो खर्चा करते हैं सिर्फ वो बुक कर सकते हैं, तो ये सैलरी अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जेन्युइन सैलरी हो। आप बैंक से ट्रांसफर करें। चलिए जयंती लाल जी, बिल्कुल सैलरी दीजिए और ठीक ठाक सैलरी दीजिएगा, ताकि सैलरी इतनी हो जाए कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़े, इनकम टैक्स भी देना पड़े। तो अगली बार उनका फ़ोन आना चाहिए हम लोगों के पास कि हमें बहुत सैलरी मिल गई है और मैं रिटर्न फाइल करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो से जुड़ने के लिए। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।